अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 113 लैला और सुहासिनी। नरेन के टेबल से आने वाले शोर ने लैला और मारिया को भी उनकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। लैला की नजरें सबसे पहले वहां खड़े नरेन पर ही पड़ी। नरेन? उसके होठों से धीरे से निकला। उसकी इस आवाज पर मारिया ने भी उसकी निगाहों का पीछा करते हुए पलट कर देखा तो वो भी नरेन को पहचानते हुए बोली, अरे ये तो प्यार की कश्ती में वाले सीरियल का हीरो है। लैला ने मारिया की बात सुनकर जल्दी से अपनी निगाहें उधर से हटाते हुए कहा, हाँ मैं भी यही देखकर चौंकी थी। तभी मारिया ने कहा, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? मारिया ने कहा तो वो एक बार फिर से उधर देखने पर मजबूर हो गई और इस बार जब उसकी नजर सुहासिनी पर पड़ी तो वो एक बार फिर से चौंक गई। हे भगवान, ये तो वही लड़की है। लैला के मन में बरबस एक ख्याल आया। उधर मारिया लगातार बोले जा रही थी, ओहो उस शो के बाकी दोनों एक्टर्स भी मौजूद हैं और वो भी माया कपूर के साथ। जरूर ये लड़की कोई खास होगी जब भी खुद माया कपूर इस पार्टी में मौजूद है, वरना वो जल्दी ऐसे गेट टुगेदर में कम ही जाती है। नरेन के साथ एक बार फिर से उस लड़की को देखकर लैला को भी मारिया की बात पर यकीन हो गया था कि जरूर ये कोई खास ही लड़की होगी। उधर नरेन ने जब माया का इंट्रोडक्शन करवाने के बाद सुहासिनी की तरफ से कोई रिप्लाई आता नहीं देखा तो उसे हल्के से झंझोड़ते हुए धीरे से बोला, सुहासिनी एटलीस्ट से हाय टू हर। अभी माया ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं नरेन, शायद सुहासिनी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि माया कपूर भी यहाँ मौजूद होगी। इतना सुनते ही सुहासिनी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ वाकई मैं तो सच में सरप्राइज रह गई। इतनी बड़ी प्रोड्यूसर मुझसे मिलने आई है। उसके लहजे में एक अजीब तरह का तंज था जो कि माया और उसके अलावा और किसी को समझ में नहीं आना था। तभी बारी बारी से अरुण और आंचल ने भी उसकी कामयाबी के लिए उसे विश किया और फिर सुहासिनी केक काटने लगी। उसने फिर बारी बारी से चारों को केक खिलाया और फिर बोली, थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इतनी जबरदस्त सरप्राइज देने के लिए। एक वक्त को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बचपन में लौट गई हूँ जब मेरी बर्थडे पार्टीज ऐसे ही सेलिब्रेट की जाती थी। इस पर नरेन ने मुस्कुराते हुए माया को देखा और बोला, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट ना माया मैम को जाता है सुहासिनी, उन्होंने ही सारी अरेंजमेंट्स की हैं। हाँ बिल जरूर बस मैं पे कर रहा हूँ। नरेन के इतना कहते ही सब हंसने लगे थे, लेकिन सुहासिनी की हंसी कुछ फीकी सी लग रही थी। तभी बियर का ग्लास उठाते हुए आंचल के हाथ को ठोकर लगी और थोड़ी सी बियर सुहासिनी के कपड़ों पर गिर गई। आंचल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सुहासिनी। तब सुहासिनी ने उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, इट्स ओके, थोड़ा ही गिरा है, मैं अभी आती हूँ। सुहासिनी अभी कुछ ही कदम बढ़ी थी कि माया ने भी उठते हुए कहा, मैं उसकी हेल्प के लिए जाती हूँ। और वो भी सुहासिनी के पीछे पीछे वॉशरूम में आ गई। उस वक्त वहां पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। सुहासिनी माया को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए अपनी ड्रेस साफ करने में बिजी दिखने की कोशिश कर रही थी। माया ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसके ठीक बगल में खड़े होते हुए कहा, तू जितना भागना था भाग ली या अभी और भी भागना है? उसकी तंज भरी बातें सुनकर सुहासिनी ने उसे एक सख्त नजर से देखा और बोली, इससे तुम्हें या किसी को भी क्या फर्क पड़ता है माया कपूर? माया ने उसकी नाराजगी पर वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है और पड़ा भी है। तुम बस ये बताओ कि आगे क्या सोचा है? इस बार सुहासिनी ने उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे शहर से, इस शहर के लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। नरेन भी तो इसी शहर में है
तो क्या तुम्हें उससे भी कोई मतलब नहीं रखना? सुहासिनी माया की बात सुनकर खामोश हो गई। माया ने आगे कहा, हम लोगों से दो तरह से जीत सकते हैं। पहला, या तो उन्हें उनके हाल पर उनके नजरिए के साथ छोड़ दें और अपना काम करें, या फिर अपना काम करते हुए उन्हें उनका नजरिया बदलने पर मजबूर कर दें। तुम ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि बंबई शहर से तुम्हारा सिर्फ उतना सा ही नाता नहीं है। अब नरेन भी इसी शहर में है और वो चाहता है कि तुम भी उसके साथ रहो। अपनी सिर्फ एक जिद के लिए तुम उसे कितने दिनों तक मायूस करती रहोगी? सुहासिनी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नरेन मुझे समझता है, तो मेरी बात, मेरे रीजंस भी जरूर समझेगा। और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं उसके लिए कि तुम उसकी ख्वाहिश समझो। और इतने दिनों में जब तुम उसे अपनी असलियत नहीं बता सकी, तो आगे क्या बता पाओगी? वैसे भी बंबई में तुम्हें ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तुम्हें अपने काम से, अपनी कामयाबी से उन लोगों को जवाब देना है। माया की बातों में कुछ ऐसा मोटिवेशन था कि सुहासिनी के मुंह से निकला, शायद कहीं मन ही मन में मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये सब कैसे होगा मुझे कुछ भी नहीं पता माया दी। तब माया ने एकदम से उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा रख सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता निकालूंगी। सुहासिनी भी उससे ऐसे लिपट गई जैसे कि दोनों बरसों से एक दूसरे से बिछड़ी हुई हों। कुछ देर में जब दोनों वापस हॉल में लौटी तो नरेन ने उन्हें देखते ही कहा, जिस हिसाब से आप दोनों ने वॉशरूम में देर लगाई है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि हमें अब रेस्क्यू टीम वालों को बुलाना पड़ेगा। तब माया ने हंसते हुए कहा, दरअसल मैं और सुहासिनी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने लगे थे। माया के मुंह से सुनते ही सभी हंसने लगे थे। अपनी टेबल पर बैठी लैला उन पर दूर से ही लगातार नजरें जमाए बैठी थी। उन्होंने डिनर तो ऑर्डर कर दिया था, लेकिन लैला बेहद अनमने ढंग से खाना खा रही थी, जिसे मारिया भी अच्छे से महसूस कर रही थी। उसने लैला को टोकते हुए कहा, क्या हुआ लैला मैम? यहाँ आने से पहले तो आप काफी खुश दिख रही थी, फिर ऐसे अचानक से खोई खोई सी क्यों लगने लगी? ये सुनते ही लैला ने कुछ चौंकते हुए खुद को संभाल कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मारिया, वो बस आज शूटिंग में बहुत थकावट सी हो गई थी। जोश जोश में पहले पता नहीं चलता ना, तो अब थोड़ा रिलैक्स्ड हुई हूँ, तो शायद उसका असर अब दिख रहा हो। कहकर उसने हल्के से स्माइल पास किया। अभी दोनों बैठे खा ही रही थीं कि तभी किसी ने सामने से आते हुए कहा, ओ लैला मैम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप ही आए हैं? लैला ने सिर उठाकर देखा तो सामने नरेन खड़ा था। वो उसे ऐसे सामने देखकर कुछ हिचकिचासी गई। ना जाने हर बार क्यों नरेन से सामना होने पर उसे ऐसी उम्मीद होने लगती थी कि नरेन इस बार उसे पहचान लेगा, लेकिन हर बार की तरह नरेन इस बार भी उसे लाली नहीं बल्कि लैला ही समझकर मिल रहा था। ये और बात है कि जब लैला ने अपनी हिरणी सी आंखों से उसकी आंखों में झांका तो नरेन को एक पुरानी पहचान का असर साफ महसूस हुआ, लेकिन ये पहचान जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, नरेन वो इशारा आज भी नहीं समझ पाया था। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी नरेन ने एक बार फिर से कहा, देखिए ना क्या कोइंसिडेंस है, आज हमारे शो के कुछ लोग भी यहाँ सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। लैला ने हल्की सी स्माइल देते हुए धीमे लहजे में कहा, दैट्स गुड, वैसे कौन कौन आया है? तब नरेन ने उन तीनों के बारे में बताया, लेकिन उसने जानबूझकर सुहासिनी का नाम नहीं लिया था। तभी लैला ने उसकी टेबल की तरफ एक नजर डाली और कहा, वो जो पीच कलर की ड्रेस में क्राउन पहने बैठी है, शायद वो मेरी नजरों का धोखा है ना? लैला ने एकदम से मुस्कुराते हुए तंज भरे लहजे में कहा तो नरेन झेप गया। उसने जल्दी से कहा, वो सुहासिनी है, मेरी गर्लफ्रेंड, आप मिलेंगी उससे? लैला ने जैसे ही एक पल के लिए सोचा और फिर एकदम से उठती हुई बोली, हाँ
क्यों नहीं? नरेन उसे इस तरह उठता हुआ देखकर बोला, आप बैठिए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं उसे ही यहाँ बुलाकर लाता हूँ, 2 मिनट बस। कहकर वो अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही मारिया ने कहा, आप नरेन को जानती हैं? ये सवाल सुनते ही लैला ने जल्दी से कहा, हाँ, ठीक वैसे जैसे कि आप जानती हैं कि ये माया कपूर के एक शो में लीड रोल प्ले कर रहा है। माया ने ओ कहा और फिर डिनर में बिजी हो गई। कुछ ही देर में नरेन सुहासिनी के साथ लैला की टेबल पर था। लैला ने उससे गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, हाय सुहासिनी, मैं लैला रॉय। सुहासिनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ लैला मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपको कौन नहीं जानता? इंडस्ट्रीज न्यू सेंसेशन, द गॉर्जियस लैला रॉय। लैला ने अपनी इस तारीफ पर कुछ छेपते हुए कहा, थैंक यू। वैसे क्या आप बॉम्बे की ही रहने वाली हैं? सुहासिनी जैसे लैला का ये सवाल सुनकर कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आया कि लैला ने उससे अचानक से ये सवाल क्यों पूछा। वह भी सोच में ही थी कि उससे पहले ही नरेन ने कहा, ये पुणे में रहती है मैम, हमने साथ में ही पढ़ाई की है। लैला ने जवाब में कहा, ओह, नाइस टू मीट यू सुहासिनी। सुहासिनी धीरे से स्माइल देकर वापस अपने टेबल की तरफ लौट गई। आज उसे एक के बाद एक ऐसे शॉक्ड कर देने वाले लोग मिल रहे थे कि अब उसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। डिनर के बाद जब सुजॉय पाहूजा साहब को लिए उनके कमरे में आया, तब उन्होंने उससे दिव्या की तबीयत के बारे में पूछा। कैसा रहा आज का शूट? वो दिव्या ने सही से परफॉर्म तो किया ना? ये सुनते ही सुजॉय का मन कुछ कड़वा सा हो गया। उसके बाद उसने दिव्या के सेट पर देर से आने से लेकर सारी बातें बता दी। तब पाहूजा साहब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यही तो एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेटा, पूरे क्रू को एक जगह एक काम के लिए गैदर करना। आर्टिस्ट का नखरे दिखाना कोई आज के दौर की बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। ऐसे में समझदारी दिखाते हुए उन्हें सही से डील करके अपना काम निकलवा लेना ही अक्लमंदी है बेटा, ना कि उनकी हरकतों पर गुस्सा करके उन्हें 4 बातें सुनाना। सुजॉय सिर झुकाए हुए उनकी बातें सुन रहा था। पाहूजा साहब ने आगे कहा, देखना, जब तुम्हारी फिल्म रिलीज होकर अच्छा बिजनेस करेगी ना, तब तुम शूटिंग के दौरान होने वाली इन छोटी बड़ी सारी नेगेटिव बातों को भूल जाओगे। सुजॉय ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और फिर कहा, जानता हूं डैड, लेकिन कभी कभी लगता है कि अड़चने कभी सुलझने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए ना, मैंने सोचा था कि दिवाली के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज कर लूंगा, लेकिन ये पार्थो एक नया शोशा लेकर आया है कि वो भी अपनी फिल्म दिवाली पर ही रिलीज करेगा। अब सेम हीरो हीरोइन को देखने के लिए क्या पता पब्लिक आधी आधी बढ़ जाए। यही टेंशन नए सिरे से परेशान कर रहा है मुझे। तब पाहूजा साहब ने अपने बेड पर लेटते हुए कहा, किस्मत की कमाई कोई नहीं ले जा सकता सुजॉय, तुम बस अपना कर्म करते रहो, फल देना तो उसका काम है। तुम खुद सोचो, इतनी सारी मुसीबतें आई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया ना, ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, बस हौसला रखो बेटा। सुजॉय ने धीरे से हामी भरते हुए उन्हें दवा खिलाई और फिर कुछ देर वहीं पर बैठकर अपने कमरे में चला आया, क्योंकि पाहूजा साहब की आंखें नींद के बोझ से बंद होने लगी थीं। क्योंकि लतिका जी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर थीं, तो सुजॉय को उनकी कुछ ज्यादा ही देखभाल करनी पड़ रही थी। और फिर पाहूजा साहब की तबीयत भी कभी कभी ऐसे अचानक से खराब हो रही थी कि नौकरों के अलावा भी किसी फैमिली मेंबर का साथ होना जरूरी हो रहा था। अपने कमरे में आकर सुजॉय अभी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। सुजॉय ने जल्दी से फोन उठाया कि कहीं रिंग की आवाज से पाहूजा साहब की नींद न खुल जाए। उसने जैसे ही हेलो कहा, उधर से कुछ पलों की खामोशी के बाद लैला की धीमी सी आवाज आई,
हेलो, लैला बोल रही हूँ। क्या पाहुजा सर से बात हो सकती है? सुजॉय कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। ये डैड के बारे में क्यों पूछ रही है? आखिर इसे डैड से क्या काम आन पड़ा? दूसरी तरफ से आने वाली खामोशी महसूस करके लैला ने एक बार फिर से कहा, हेलो सुजॉय साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तब सुजॉय ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं सुन रहा हूँ। डैड तो अभी सो चुके हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसीलिए जल्दी सो जाते हैं। तुम बताओ क्या कहना था? मैं उन्हें सुबह बता दूंगा। लैला पाहुजा साहब से क्या कहना चाह रही थी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।